हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू देवेंद्र यूपीएससी सिंप्लीफाइड। आज के इस वीडियो में इंडियन जुडिशरी को हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द्वारा समझेंगे। ये हमारा फाइनल पार्ट है। आज इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। हर एक क्वेश्चन के पीछे का जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है उसको भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। साथ ही यूपीएससी के ऑप्शन को भी एनालाइज करेंगे ताकि यूपीएससी जो ऑप्शन में जो ट्रैप सेटअप करता है उसको समझते हुए चलें, ताकि फ्यूचर के क्वेश्चन को हम इजिली कॉम्प्रीहेंड कर पाए, करेक्टली मार्क कर पाए। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें यूपीएससी के पॉलिटी के सिलेबस को यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द्वारा कवर कर रहे हैं हम। लगभग 1995 से 2026 के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ये हमारा जुडिशरी है, उसमें जुडिशरी के चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे। ये रिवीजन स्लाइड है, आपकी रिवीजन के लिए दे दिया है। वीडियो के एंड में हम सारे जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसको हम रिवाइज भी करेंगे। तो 7 का क्वेश्चन है। अगेन हमारा जो एसओपी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि आप क्वेश्चन को देखें, पॉज करें, खुद सॉल्व करें, फिर ये देखें कि क्वेश्चन को मैं कैसे कॉम्प्रीहेंड कर रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज कर रहा हूँ, फिर करेक्ट मैं आंसर कैसे मार्क कर रहा हूँ। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्किल है और एक्यूरेसी है वो भी इंप्रूव हो। दो स्टेटमेंट दिया, अगेन करेक्ट पूछा, हमें अंडरलाइन करना है क्या पूछा है। ठीक है, क्या दिया है? द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया इज द सेम एज द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ठीक है। हमें पता है ना कि जो हमारे हाई कोर्ट के जज होते हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सेम प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं, सेम मैनर, उनका रिमूवल का प्रोसीजर भी सेम है, सेम ग्राउंड भी है। कौन सा ग्राउंड है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और कहाँ पे ये स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा, दोनों हाउस द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा पास होता है। और ये जब दोनों हाउस एड्रेस करते हैं, पार्लियामेंट और कलेक्टिवली एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है हमेशा। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। After retirement from the office, a permanent judge of High Court cannot plead or act in any court or before any authority in India। ये पता है क्या? ये हाई कोर्ट के बारे में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का होता है। स्टेटमेंट ठीक होता है। जो हाई कोर्ट होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, दे उस सेम कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अदर हाई कोर्ट में, सपोज दैट वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, तो किसी दूसरे हाई कोर्ट में, सपोज दैट वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जा सकते हैं, प्लीड कर सकते हैं। और हाई कोर्ट में नहीं जाके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के साथ होता है कि उनका जो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद है, वो किसी भी अथॉरिटी में, किसी बिफोर एनी कंट्री, पूरी कंट्री में किसी कोर्ट के अथॉरिटी के सामने प्लीड नहीं कर सकते। लेकिन हाई कोर्ट एक कोर्ट से रिटायर होने के बाद दूसरे कोर्ट में कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये सब कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। ठीक है, तो ये आपको आंसर याद रखना है। और स्टेटमेंट ये जो आर्टिकल याद रखना है, जो रिमूवल, जिसे हमने पता था आर्टिकल 124 में हमारे अपॉइंटमेंट वगैरह होता है जजेस का, तो 218 जो हमारा होता है, ये रिमूवल होता है, तो इसको हमें याद रखना है। ठीक है, 218 को हमें इस तरह से आर्टिकल याद रखेंगे। आर्टिकल याद रखेंगे जो तो क्या होता है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाता है हमारा। हमारे जो मेंस वगैरह में इसको क्वेश्चन को हम वो कर सकते हैं। ठीक है, कोड कर सकते हैं, इससे एक मार्क्स एक्स्ट्रा हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगेन 2006 का क्वेश्चन है, क्या दिया है? अच्छा, वही एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन। हमें पता है ये जब एसेशन और रीजन का क्वेश्चन होता है, इसके इसके बीच में काज और इफेक्ट हमें स्टेब्लिश करना पड़ता है। तो इसको बिकॉज लगा के पढ़ सकते हैं। बिकॉज लगा के पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इन इंडिया एवरी स्टेट हैज ए हाई कोर्ट इन इट्स टेरिटरी। ऐसा है क्या? हमें पता था, पिछले भी लेक्चर में देखा था। 3 ऐसे हाई कोर्ट होते हैं जो एक से अधिक स्टेट के सर्व करते हैं। जैसे हमने देखा था कि महाराष्ट्र और गोवा का एक कोर्ट होता है, चंडीगढ़ जो होता है वो हरियाणा और पंजाब दोनों को सर्व करता है। फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट होता है, वो हमारा चार चार कम से कम असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम, इनको सर्व करता है। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सभी जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं किसी स्टेट के सारे टेरिटरी में नहीं है ये। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें पता है जब ऐसा रीजन के एक स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, आंसर बड़ा इजीली निकल जाता है। तो आंसर हम बिना पढ़े डी मार्क कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, इसको एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग इसलिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशनली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमारा क्या है कि अंडर अंडर आर्टिकल 231 क्या है कि ये देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। ठीक है, ये याद रखना है कि अंडर 214 में ये प्रोविजन दिया है कि देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हमारे पास क्या है कि हम कॉमन हाई कोर्ट भी स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो कॉमन हाई कोर्ट स्टेब्लिश हो जाता है, इसलिए एक स्टेट की टेरिटरी में एक हाई कोर्ट का होना मस्ट नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी है कि देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। क्यों? क्योंकि पता है हमारे पास है ना, हमारे पास फेडरल सेटअप है ना, हमारे पास फेडरल सेटअप है, हमारे पास ड्यूअल पॉलिटी है। तो स्टेट अगर जो होगा,
उसके जुरिस्डिक्शन में हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कौन होता है? ये हाई कोर्ट ही होता है, ठीक है? इसलिए याद रखना है ये, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सिर्फ, ठीक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2006 का क्वेश्चन, ये क्या है? अगेन करेक्ट मार्क करना है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट मार्क करना है। देखते हैं क्या दिया है। ए पर्सन हु हेल्ड ऑफिस एज ए परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट, हमेशा मार्क करना हाई कोर्ट के बारे में पूछा है कि किस सुप्रीम कोर्ट के कि सॉवरेन कोर्ट में, इसको अंडरलाइन कर लेंगे ऐसा। ए पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज ए परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा है कि हमने देखा था ना, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अदर हाई कोर्ट में भी कर सकता है, ठीक है? ये किसी दूसरे हाई कोर्ट में है तो वो वहाँ पे नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे हाई कोर्ट में कर सकता है। तो पहले स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। ए पर्सन नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया अनलेस ही हैज फॉर एट लीस्ट 5 ईयर ओल्ड जुडिशियल ऑफिस इन टेरिटरी। ये 5 ईयर है क्या है बताइए? ये 10 ईयर है, ठीक है? 10 ईयर का जुडिशियल ऑफिस होता है या 10 ईयर का एडवोकेट होता है, तभी वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। हमें हमेशा पता होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है उनके जजेस के एलिजिबिलिटी हाई कोर्ट के और सबऑर्डिनेट कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था क्या था, ये था कि 5 साल में किसी हाई कोर्ट का जज हो, या तो हमारा 10 साल एडवोकेट हो, या एक या डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का क्या देखा था, कोई जुडिशियल ऑफिस करते हो 10 साल के लिए, या 10 साल के लिए एडवोकेट रहे हो, ठीक है? या एक हाई कोर्ट में या दूसरे किसी डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट वगैरह में। सबऑर्डिनेट कोर्ट में आगे देखेंगे कि ये होता है कि ये 7 साल का उनके होता है, वो प्लीडर होते हैं एटलीस्ट 7 साल का, या तो फिर जुडिशियल ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या ये हमारे स्टेट के जो है जुडिशियल सर्विस में। तो ये याद रखना, ये क्वालिफिकेशन आपको याद रखना है हमेशा एग्जैक्टली, ठीक है? तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम? देखिए पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि उस समय जो सीजीआई थे कौन थे? जस्टिस पीएन भगवती। इसको कहा जाता है पायनियर है, प्रोजिनेटर है, और वो है ना इंट्रोड्यूसर ऑफ द पीपीआईएल कॉन्सेप्ट इन इंडिया। इनके साथ साथ कौन थे? एक हमने देखा था ना, जस्टिस वी आर कृष्णैयर, जस्टिस वी आर कृष्णैयर, ठीक है? कृष्णा अय्यर थे, ये भी थे। लेकिन ये क्या थे? ये जज, ये सिर्फ जज थे, डिस्टिंग्विश जज थे, सीजीआई नहीं थे। सीजीआई उसमें कौन सा? जस्टिस पीएन भगवती। तो हम आपको बताते हैं कि जो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है हमारे इंस्टीट्यूशन के, चाहे पीएम हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, स्पीकर हो, सीजीआई वगैरह पे, एक मोटा-मोटा हमें थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का भी पार्ट है, और इंटरव्यू वगैरह में भी काफ़ी पूछा जाता है। सपोज़ दैट आप कोई लॉ वगैरह से हैं आप ऑप्शनल से, या इस तरह से अगर आपको इंटरेस्ट वगैरह है जुडिशरी वगैरह में, तो इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा बताओ कि आपके अकॉर्डिंग अभी तक का जो सबसे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कौन रहा है? तो करंट के तो नाम नहीं ले सकते हैं, किसी कंट्रोवर्शियल का नाम नहीं ले सकते। तो इस तरह के जो नाम लेंगे ना, इनका जो कार्य बताएँगे, क्यों कहा जाता है, तो इसके बताएँगे कि ही वाज़ द ओरिजिनेटर ऑफ द पीआईएल कॉन्सेप्ट इन इंडिया, ठीक है? ये याद रखना है। और हमने पीआईएल में देखा था, पीआईएल में क्या होता है? उसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टेंडाई होता है, प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टेंडाई, उसको डाइल्यूट किया जाता है। एनी कंसर्न सिटीजन, एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पिटीशन मूव कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ मार्जिनल सेक्शन, ऑन द बिहाफ ऑफ मार्जिनल सेक्शन। तो ये याद रखना है हमेशा, ठीक है? आगे तो ये भी जस्टिस वी आर कृष्णन, जस्टिस पी अग्रती, ये आर द पायनियर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया, ठीक है? अभी आगे भी और भी क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे। पीआईएल बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआईएल हो गया, ठीक है? हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, हमने देखा था ग्राम न्यायालय देखा था, ग्राम न्यायालय देखा था, फिर लास्ट में हमने देखा था लोक अदालत। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा पता, जुडिशरी में ये सबसे भी क्वेश्चन आता है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से क्वेश्चन नहीं आता, ये सबसे भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आवर जूरिस्प्रूडेंस। एक और टॉपिक है ट्रिब्यूनल, आगे हम पढ़ेंगे ट्रिब्यूनल के बारे में क्वेश्चन, ये भी पता होना चाहिए। ये सब सारे सारे ये एडीआर मैकेनिज्म है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है? तो ये सब इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 2005 का क्वेश्चन अगेन क्या है? करेक्ट मार्क करना है। क्या पूछा है? क्या दिया है? द पार्लियामेंट कैन नॉट इनलार्ज द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट
ऑफ इंडिया एज इट्स jurisdiction इज लिमिटेड टू द कंफर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा है क्या? नहीं, हमें कहता है पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट के पास पावर है इस सुप्रीम कोर्ट के jurisdiction को इनलार्ज कर सकता है, नंबर ऑफ जजेस को इनलार्ज कर सकता है, jurisdiction को इनलार्ज कर सकता है। इस पावर किसके पास है? पार्लियामेंट में। तो वो बाउंड नहीं कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो याद रखना है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। उस समय तो हमें मान लीजिए कि 7 या 8 जज की जरूरत थी, अभी हमारे पास नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गया है, लीगल इतना सारा, हमारे पास इतना सारा लीगल इशू चलता रहता है, तो हमारा नंबर ऑफ केसेस देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट को बढ़ा के ना, पहले 34 थे, बढ़ा के लगभग 38 कर दिया गया है। हालांकि सर पार्लियामेंट से अभी अप्रूवल बाकी है, लेकिन कुछ दिनों में फाइनल हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। The officer and the servant of the Supreme Court and High Court are appointed by the concerned Chief Justice of India. यहाँ तक ठीक, concerned Chief Justice ठीक है। And the administrative expenses are charged on the Consolidated Fund of India. देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जब मैं स्लाइड बना रहा था इतना डिटेल में देखिए ये दिया है, ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय कंसर्न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कंसर्न चीफ जस्टिस, ये बिल्कुल यहाँ तक स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जितने भी हमारा देखा पिछले स्टेटमेंट में, चाहे ऑफिसर होते हैं, चाहे स्टाफ होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के, चाहे हाई कोर्ट के, उनके जो कंसर्न चीफ जस्टिस होते हैं उन्हीं के वही अपॉइंट करते हैं, ठीक है, इसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आगे देखिए स्टेटमेंट क्या है, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर चार्ज अंडर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दिया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, उनके जो सैलरी वगैरह चार्ज होता है सीएफआई पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। लेकिन जो हाई कोर्ट के जो होंगे, हमारे स्टाफ होंगे, जो हमारे ऑफिसर होंगे, वहां पे क्या होगा, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखना। देखिए इसके वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो आंसर हो गया डी। ठीक है, आंसर हो गया डी। हमें हर एक एक स्टेटमेंट के सारे फैक्ट को वेरीफाई करना होता है और बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अगर रस में करेंगे तो हमें पता है कि हाँ ठीक है, सारे जो कंसर्न चीफ जस्टिस हैं वही अपॉइंट करते हैं, और सीएफआई पे देख के कि हाँ सीएफआई पे वो होता है कि चार्ज डाउन होता है, इस पे कोई वोटिंग नहीं होती, पता है, इतना करके मार्क कर देंगे। लेकिन उसमें दिया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मर्ज करके क्वेश्चन दिया है, तो हाई कोर्ट के जो होते हैं वो इस पे नहीं होते हैं, हाई कोर्ट के कहाँ जो होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे होते हैं, ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो ये हमने दे दिया आपको रिवीजन के लिए, यही है। अंडर 138 आर्टिकल में पार्लियामेंट के जो पावर है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन को ब्रॉड कर सकता है, ठीक है, याद रखना है आपको। अब आपको ये क्वेश्चन ये बताइए, हमें एक क्वेश्चन है, क्या पार्लियामेंट जो होता है सुप्रीम का जुरिस्डिक्शन को कम कर सकता है क्या, उसको डाउन कर सकता है, कटल कर सकता है क्या? इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दिया, करेक्ट पूछा है, कब का? 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए देर आर 25 हाई कोर्ट इन इंडिया। देखिए कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, पिछली बार हमने देखा था, पिछले लेक्चर में था कि देखा था कि कौन कौन से हाई कोर्ट हैं जिनका एक से अधिक स्टेट का जुरिस्डिक्शन है उनको, तो भी हमने देखा था 3 ऐसे स्टेट हैं, ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे, तो उसी पे क्वेश्चन है। देर आर 25 हाई कोर्ट इन इंडिया, इस समय प्रेजेंटली तो बिल्कुल ठीक है, 2005 के लिए गलत था, लेकिन आज के लिए मैंने बनाया तो आज के लिए बिल्कुल ठीक है। देर आर इस समय 25 कोर्ट है, लास्ट कोर्ट कौन कौन सा बना था 2019 में जो बना था, ये जो आंध्रा और तेलंगाना का जब बाइफरकेशन हो गया तो दोनों को अलग अलग से हाई कोर्ट हो गया, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कोर्ट हाई कोर्ट कितने हैं? 25 है, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट है, ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पंजाब हरियाणा एंड द यूटी ऑफ चंडीगढ़ है कॉमन हाई कोर्ट, हमने देखा था बिल्कुल बाइफरकेशन ऑफ पंजाब के बाद इन दोनों का कॉमन हाई कोर्ट रखा गया है, ठीक है, ये तीर को तीर का, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, तो दूसरा भी ठीक है, आगे देखते हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, हमने पता है ओनली यूटी दैट हैज हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन इज यूटी ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, है ना, उसको दिल्ली बोलते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, अंडर आर्टिकल 239 डबल ए में है, ठीक है, ये प्रोविजन दिया गया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आज के हिसाब से ये तीनों हो जाएगा, उस समय के हिसाब से 2005 के हिसाब से ये गलत था, तो ये याद रखना है। तो हमें आज के हिसाब से मैंने इसको स्लाइड को अपडेट कर दिया है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे यहाँ पढ़ सकते हैं, और हमने फैक्ट भी बताया कि क्योंकि देखिए पिछली बार भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वापस से फैक्चुअल क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, तो इस तरह के देखेंगे मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी डाल देंगे, कुछ जुडिशियल डॉक्ट्रिन डाल देंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल डाल देंगे, कुछ फैक्ट को भी जानना है हमने, ठीक है, जैसे हमने देखा था पिछली बार एच एन सान्याल कमेटी थी, एच एन सान्याल कमेटी के बारे में क्वेश्चन आया था क्या, कि इन्हीं के रिकमेंडेशन के बाद हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आया था ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आया था, कोर्ट एक्ट आया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया था, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, आगे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है, आगे बताइए।
2005 का क्वेश्चन है, क्या है? लोक अदालत पे क्वेश्चन है, ठीक है? तो क्या दिया है? और देखिए, पहले यहाँ पे सबसे पहले ये पढ़ेंगे क्या पूछा है, हमेशा ये पूछा जाता है। स्टेटमेंट पढ़ के यहाँ आएँगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। पहले ये पढ़े कि क्या पूछा है, फिर स्टेटमेंट पे गए। तो फॉर व्हिच ऑफ द अबव आर लोक अदालत हेल्ड, ठीक है? इनमें इसमें 3 चीज़ दिया है। इसमें से किस पे लोक अदालत हेल्ड होता है? मतलब लोक अदालत में इन किस-किस मैटर में हम जाके प्लीड कर सकते हैं, हम वहाँ पे अपने मैटर को डिसॉल्व कर सकते हो, रिज़ॉल्यूशन उसका सीक कर सकते हैं। तो पहला है डिस्प्यूट विथ मोबाइल सेल्युलर कंपनी, ये बिल्कुल पता है कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होता है उसी के लिए बनाया गया है। और हमें पता है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए अब तो परमानेंट लोक अदालत भी बन गए हैं, ठीक है? तो याद रखना ये परमानेंट लोक अदालत भी हो गए हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, पहला ठीक है। मोटर एक्सीडेंट केसेज़, ये बिल्कुल जितना भी जैसे ना किसी का एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसको जो इंश्योरेंस वगैरह का जो क्लेम होता है, डिले होता है, तो वहाँ पे भी वो भी होते हैं बहुत ज़्यादा। अब पेंशन केसेज़ में बिल्कुल जी किसी का पेंशन का जो इंडिविजुअल का ग्रीवांस होता है, वहाँ पे भी रिड्यूस करते हैं। तो ये इस तरह कुछ कॉमन देखिए, ये क्या है कि एक्चुअली में गवर्नेंस का क्वेश्चन है। इसमें ये नहीं पूछ रहा है, लोक अदालत के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि ये सिविल लेगा कि क्रिमिनल लेगा, इसको कौन प्रोसाइड करता है, या इसका जो बाइंडिंग जजमेंट होता है कि नहीं, ये उसके एक्चुअल एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तरह के केसेस जाते हैं। तो अगर आप डिटेल में देखेंगे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहेंगे तो इसमें आता रहता है। जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है ये सारे आ जाएँगे, मोटर एक्सीडेंट केसेस, पेंशन केसेस है ना, ये सारे के सारे इसमें सबसे ज़्यादा आते हैं। ऐसे ऐसे फैमिली एक डिस्प्यूट आता है, फैमिली डिस्प्यूट आता है, ये सब सबसे ज़्यादा इसमें आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ दे दिया है मैंने कि हमें पता है इससे हमें ये क्या है कि जो लोक अदालत के बारे में था कि लीगल सर्विस एक्ट 1987 में आया था। अब हमें पता है आर्टिकल 39 ए को जो है एनफोर्स करता है, क्या है एक्सेस टू लीगल सर्विस है ना, सबके लिए होता है, ठीक है। और ये होता है सिविल और क्रिमिनल केस दोनों में होता है। क्रिमिनल वही हो जो कंपाउंडेबल हो, ठीक है। और ये उनका जो डिक्री होता है वो फाइनल होता है, ठीक है। याद रखना है इसमें सिर्फ कुछ हमारे सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट मेंबर भी इसमें भी हमारे जो होते हैं जो पैनल होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। और जो चाहे कोई भी केस चाहे प्री लिटिगेशन स्टेज पे हो चाहे पेंडिंग हो, वो दोनों को केसेस जा सकते हैं, ठीक है। कोई अपील नहीं इस पे, इनके खिलाफ मतलब जो डिग्री जजमेंट होता है वो फाइनल होता है। कोई अपील नहीं अलाई करता किसी भी कोर्ट के खिलाफ, क्योंकि वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डिसीजन होता है, ठीक है। एमिकेबल सॉल्यूशन होता है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है, ठीक है, अल्टीमेटली। और हमारे यहाँ क्या है कहा जाता है ना कि जो जुडिशियल जो बर्डन है उसको कम करने में लोक अदालत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसीलिए जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस रहे हैं उनके लिए हम परमानेंट लोक अदालत अब एस्टेब्लिश हो रहा है धीरे-धीरे, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 2004 का क्वेश्चन है, अगेन क्या है? करेक्ट मार्क करना है। 4 स्टेटमेंट दिया, करेक्ट मार्क करना है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए 2004 में है, 4 में इस तरह के क्वेश्चन आते थे। आजकल भी इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलते हैं। देखिए, देखिए क्या है? हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज़ द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ये बिल्कुल ठीक है। जो एक डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होता है, वो क्रिमिनल कोर्ट के लिए सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है, ठीक है? और उसी को हम सेशन जज कहते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है। जो उसको जो प्रिसाइड करता है सेशन जज करता है, और जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ये बिल्कुल फैक्चुअल करेक्ट स्टेटमेंट सही है कि जो जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं ना, उसके जितने भी जज होते हैं वो हमारे गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और किसके कंसल्टेशन पे? हाई कोर्ट भी, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ओवरऑल जितने भी उसके अंडर में सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं, उनके पास टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होता है। हमें पता है कि जैसे जो लोअर कोर्ट होते हैं, उनके पास हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर नहीं है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वो नहीं होते, लेकिन हाई कोर्ट उनके बिहाफ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इश्यू करता है। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हेड होता है हाई कोर्ट, जिसके उसके टेरिटरी में जितने भी कोर्ट होते हैं। तो इसलिए जो गवर्नर जब अपॉइंट करते हैं उनके जजेज वगैरह को, तो हाई कोर्ट से कंसल्ट करते ही हैं। अब देखेंगे एक हायर जुडिशियल सर्विस में होता है, तो हाई कोर्ट के में ही उनका वो होता है, जाके इंटरव्यू वगैरह होता है, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको। तब दूसरा भी ठीक हो जाएगा। ए पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी एन एडवोकेट और ए प्लीडर ऑफ 7 ईयर। बिल्कुल अभी पीछे मैंने स्टेटमेंट देखा कि इसमें 7 ईयर दिया है। सुप्रीम कोर्ट वगैरह में क्या है, 5 साल का जज हो गया, या 5 ये हमारा 10 साल का एडवोकेट हो गया। हाई कोर्ट में क्या है, 10 साल का जुडिशियल ऑफिस या 10 साल का एडवोकेट। यहाँ पे 7 ईयर एज ए प्लीडर या एडवोकेट होता है, ये याद रखना है। और ये ऑफिस ऑफिसर इन द जुडिशियल सर्विस, ठीक है, यूनियन या स्टेट, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल ठीक है। When the session judge award a death sentence, it must be confirmed by the high court before it carried out। ये जिन्होंने पढ़ा होगा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अभी हमारा जो सीआरपीसी है और ये हमारा अभी भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी प्रावधान है
कि अगर हमें पता है कि कोई अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी एक्यूज्ड को अगर कोई डेथ पेनल्टी देता है, तो उसको हाई कोर्ट में जाके सर्टिफाई करना होता है। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ये ऑप्शनल नहीं है। उसको जब तक हाई कोर्ट उसको सर्टिफाई नहीं करेगा, वो जब तक वो डिग्री फोर्स में नहीं आएगा। तो बिल्कुल ठीक है, व्हेन द सेशन जज अवार्ड ए डेथ सेंटेंस, इट मस्ट बी कंफर्म बाय ए हाई कोर्ट बिफोर इट्स कैरिड आउट। बिल्कुल, तो चारों स्टेटमेंट सही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों मार्क लिए, क्योंकि हम देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, अभी क्या है कि उसमें ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो एरिया एडजस्ट हो गए हैं। अब यूपीएससी इस डोमेन में जाएगा ही जाएगा, तो आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना है। और पीसीएस वगैरह का तो बहुत फेवरेट एरिया होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे जो गवर्नर का उसमें अपॉइंटिंग रोल होता है, ठीक है, हमें पता है ना, हाई कोर्ट वगैरह में गवर्नर का तो रोल होता नहीं, उसमें सब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पार्लियामेंट इसे भी इम्पीच कर सकता है, लेकिन ये गवर्नर कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें हाई कोर्ट से भी कंसल्ट करते हैं। और गवर्नर क्या होते हैं, वो एक गवर्नर, इसका मतलब एड और एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी काम करेंगे, तो याद रखना है आपको, ठीक है। ये चार स्टेटमेंट सही हमने रिवीजन के लिए दे दिया, आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो आर्टिकल है, ये हमारा ये होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए आर्टिकल है, ठीक है, कि अपॉइंटमेंट के लिए उनका अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उनका क्वालिफिकेशन दिया है, तो ये आपको याद रखना है। कोट कर सकते हैं, जब भी सबऑर्डिनेट क्वेश्चन है तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, 2003 का क्वेश्चन है अगेन। अच्छा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द पावर टू enlarge द jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर रेस्ट विद। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि वही जो हमने देखा था ना, कि जो पावर टू enlarge द jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट किसके पास होता है, ये होता है सिर्फ सिर्फ पार्लियामेंट के पास। तो आंसर होता है सी ऑप्शन। देखिए कितना वही घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है। जब इस तरह का कभी क्वेश्चन है ना, तो घबराना नहीं है, कि पूरा आर्टिकल से उठा दिया, लेकिन हमें पता है कि द पावर टू enlarge द jurisdiction ऑफ द कोर्ट किसके पास होता है। और वहीं आगे तो वही ऑब्वियस फैक्ट है, वो सिर्फ यूनियन के मैटर पे ही तो इनलार्ज करेगा ना, तो किसके पास है, ये पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, सी ऑप्शन, ठीक है। अब ये आर्टिकल हमने बताया था, आपको याद रखना है ना, 138 आर्टिकल याद रखना है, कि अंडर आर्टिकल 138, ये दिस इज द प्रेरोगेटिव है ना, प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट टू enlarge द jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो ये याद रखना है। हमें हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के jurisdiction को कर्टेल कर सकता है क्या, इसका आंसर बताइए हमें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following high court has the territorial jurisdiction on over अंडमान एंड निकोबार। देखिए यही प्रैक्टिस का क्वेश्चन हमने बताया था। देखिए अंडमान निकोबार तो यूटी है, ये पिछली बार हमने देखा था स्टेट पे क्वेश्चन था, कौन सा स्टेट का एक से ज्यादा जुरिस्डिक्शन था। तो हमें पता है कि जो अंडमान निकोबार है किसके, इसका जो यूटी है ये, लेकिन इसके किस कोर्ट के अंदर आता है, ये कलकत्ता कोर्ट के अंदर आता है। और इसका इन एक्चुअली क्या है, तो इसका एक परमानेंट बेंच भी है वहाँ पे, जो वहाँ पे टेरिटोरियल जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको एक्सेस टू जस्टिस के लिए वहाँ पे परमानेंट इसका बेंच भी बनाया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट का। तो आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, आंसर याद, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये सर्किट परमानेंट सर्किट बेंच भी है, ठीक है, तो याद रखना है आपको। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज टू द, देखिए वही सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट, जजेज ऑफ द हाई कोर्ट, ये याद रखना। देखिए हमने पता है हमें, सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, जो सैलरी हो, अलाउंस हो और पेंशन हो, वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे होता है। लेकिन जो हाई कोर्ट होते हैं उनके क्या होते हैं, जो सैलरी होते हैं, अलाउंस होते हैं, वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे होते हैं। लेकिन उनके जो पेंशन होते हैं, वो क्या होते हैं, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे होते हैं। पेंशन को सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको लगभग अपॉइंट कर वगैरह करती है, तो याद रखना है पेंशन वगैरह उनको देती है वो, ठीक है। दूसरा चीज हमें पता है कि उनके सैलरी वगैरह अलाउंस होते हैं वो चार्ज होते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं। चार्ज का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में उन पे वोटिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो क्या है, जज हाई कोर्ट का कहाँ पे चार्ज होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है, तुमने दे दिया है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये जो सैलरी अलाउंस होता है वो नॉन नोटेबल होता है, चार्ज होता है। दूसरा ये होता है कि जो पेंशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देती है, ठीक है, ये याद रखना है। अब ये इस आर्टिकल में दिया है, ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल, ये दोनों प्रोविजन हमको पता होना चाहिए, सैलरी के बारे में, पेंशन के बारे में, और चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये ओवरऑल वही जुडिशियल इंडिपेंडेंस को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, ये दिया गया है कि ठीक है, कि उन पे कोई वेटिंग वगैरह ना हो, क्योंकि उनका सेपरेशन ऑफ पावर बना रहे और वो अपना फ्रीली फ्रैंकली अपना जस्टिस को अपहोल्ड करें, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करें कंट्री में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 2001 का क्वेश्चन है,
इसमें क्या दिया है, करेक्ट पूछा। अच्छा, 4 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट पूछा। देखिए उस समय भी इस तरह के लंबे-लंबे क्वेश्चन आते थे, ठीक है? तो देखिए क्या दिया है, देयर आर 18 हाई कोर्ट इन द कंट्री। अभी तो पता है गलत है, अभी उस समय के पता नहीं उस समय के हिसाब से, लेकिन आज के हिसाब से हमें पता है 25 हाई कोर्ट है, ये याद रखना है आपको। 3 ऑफ देम हैव जुरिसडिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट। हमने देखा था ये फैक्ट, पिछली बार भी आया था। कौन-सा था? हमने देखा था महाराष्ट्र और बॉम्बे का था, ठीक है? दूसरा हमने देखा था कि हरियाणा, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब है ना, इनका एक था। तीसरा देखा था जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, उनका जो होता है वो हमारा असम के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश के बाद मिज़ोरम और नागालैंड वगैरह में होता है। तो 3 स्टेट ऐसे हैं जिनका दे हैव जुरिसडिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट, ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है, तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। तो देखिए करेक्ट पूछा है, नो यूनियन टेरिटरी हैज़ ए नहीं, पहला तो गलत है ना, पहला गलत है। 18 हाइकोर्ट ने, दूसरा ठीक है। तो देखिए पहला गलत हो गया तो ये गलत हो गया, दूसरा ठीक है तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें पर तीसरा चौथा हम पढ़ते हैं। नो यूनियन टेरिटरी हैज ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। हमने देखा था ना, क्या है, दिल्ली एज ए ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, ओनली यूटी दैट हैज ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, ठीक है? तो तीसरा गलत हो जाएगा। जजेज ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 4, क्योंकि हमें पता है जो हाई कोर्ट जज होते हैं उनका जो मैक्सिमम कितने साल के लिए होते हैं, मैक्सिमम इनका 62 होता है। जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनका कितना होता है, 65 होता है। इनका 65 होता है। और हमें ये भी पता होना चाहिए, फैक्ट इन द मैटर ऑफ फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट होते हैं, इनमें कोई मिनिमम एज क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है? कि मिनिमम एज क्या क्राइटेरिया को नहीं दिया है, ये याद रखना है। मैक्सिमम एज इसके लिए 62 है, इसके लिए क्या देखा है, 65 है, ये याद रखना है आपको, ठीक है? तो हमें अभी क्या 25 हाई कोर्ट है, और ये देखिए बॉम्बे हाई है, गुवाहाटी है और पंजाब हरियाणा, ये तीनों याद रखना है, ठीक है? यूटी ऑफ दिल्ली है, ये जो है उनके पास एक हाई कोर्ट है, ठीक है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाई कोर्ट सर्व एज द होल्ड ऑफिस अंटिल द रीच रिटायरमेंट ऑफ 62 ईयर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इधर एक क्वेश्चन है अगेन, अच्छा इस तरह से दिया है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ ऑन ए मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 143। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इसको क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस। अभी एग्जांपल था ना, लगभग 15 क्वेश्चन सुप्रीम को हमारे प्रेसिडेंट ने, और ये जो तमिलनाडु गवर्नर केस के बाद जो प्रेसिडेंट थे हमारे सुप्रीम कोर्ट से 15 क्वेश्चन पे एक वो तरह से ओपिनियन मांगा था अपना, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिया। हमें पता है जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह से टेंडर एडवाइज करता है तो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच स्टेब्लिश करता है। उसमें मिनिमम क्या होते हैं, 5 मेंबर बेंच होते हैं, ठीक है? ये याद रखना है आपको। अंडर 120 145 ये याद रखना है। तो इसमें क्या दिया है कि ये द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, वो कब करता है, हमने पता था ये कोई सो मोटो पावर नहीं होता। आप अगर वो तभी कर सकते हैं जब ओनली ही इफ ही या सी सिक्स सच एडवाइस, जब प्रेसिडेंट मांगेंगे तभी सुप्रीम कोर्ट करता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है? बी ऑप्शन ठीक होगा। ये हमें पीछे भी देख चुके हैं, पिछले लेक्चर भी देखेंगे, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पे क्वेश्चन आया हुआ है। और हमें पता है कि ये सो मोटो नहीं होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देता है, और ये बाइंडिंग नहीं होता है, ये एडवाइजरी होता है। लेकिन 2 तरह के इसको बाइफरकेशन करता है कि जैसे कि कोई अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इश्यू है, उस पे सुप्रीम कोर्ट को बाउंड वो एडवाइस देगा ही देगा। दूसरा क्या है, अगर कोई लेटर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है या कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो बाद का है, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है डिसीजन लेने के लिए। और इन दोनों केस में प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड नहीं है, ठीक है? प्रेसिडेंट को फोर्स नहीं किया जा सकता उसको, तो ये ध्यान रखना है। मैंने देखा था कि लगभग 1993 में एक केस आपको याद रखना है कि लगभग 1993 में जो राम जन्मभूमि विवाद पे ना सुप्रीम वो प्रेसिडेंट ने उसमें क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना एडवाइस देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में तो वो एडवाइस देंगे ही देंगे, लेकिन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में वो बाउंड नहीं है, तो इस पे नहीं दिया था। तो ये भी केस याद रखना है आपको, एज ए रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चन आएगा 143 पे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगेन 1997 का क्वेश्चन है, क्या दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन, देखिए पीआईएल में कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, क्यों? क्योंकि पता है एक तरह से जस्ट जुडिशियल रिवॉल्यूशन ले आया है कंट्री में, ठीक है? हमें पता है कि हमें पास क्या है ना, कि फ्री लीगल एड सबके पास एक राइट होना चाहिए, ठीक है? एक्सेस टू क्वालिटी जस्टिस, एक्सेस टू क्विक जस्टिस, है ना? हमारे एक लीगल मैक्सिम भी होता है ना?
कि लीगल मैक्सिम क्या होता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, तो इस तरह का, इस सब ओवरऑल राइट्स को इंश्योर करने के लिए पीआईएल बहुत रिवॉल्यूशन का काम किया है। तो पीआईएल कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? ये एक यूएस में होता है, एसआईएल बोलते हैं उसको, सोशल इंटीग्रेट सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, एसआईएल जो होता है, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, एसआईएल। वहां पे लगभग वही 1960 वगैरह में क्या हुआ था कि जैसे कि जो मार्जिनाइज्ड क्लास थे, जो अंडर सर्व थे, जो अनप्रिविलेज थे, तो उनको क्या था कि उनको एक्सेस टू वाइडर जस्टिस में, ठीक है, तो उनके के लिए वहाँ पे एसआईएल का प्रोविजन लाया गया था। इसमें वही मोस्टली इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू, सोशल सिविल राइट्स इशू है ना, इस तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए ये सब चीजें लाई गई थी वहां पे। तो उसी को हमारे लगभग 1970 में हमारे यहाँ क्या हुआ था ना, देखा था जस्टिस पीएन भगवती जो सीजीआई थी उसमें, जस्टिस पीएन भगवती और हमारे जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर, जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर, इन्होंने क्या किया था, इंडिया में अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो ये याद रखना। तो यहाँ से कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ये यूएस का कॉन्सेप्ट है, द यूएस कॉन्सेप्ट है। ऐसे हमने देखा था जुडिशियल रिव्यू जो है, ये भी डॉक्टर हमने कहाँ से उठाया है? यूएस से उठाया है। ठीक है, और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट, इनका ओवरऑल देखेंगे कि जो ओवरऑल इसका रिव्यू वगैरह पावर है, ओवरऑल इंडिपेंडेंस वगैरह है, ये भी हम लोग सुप्रीम को वहां से उठाया है, यूएस से उठाया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और पीआईएल के बारे में हमने चीज बता दिया है आपको, पिछले वाली लेक्चर में बताया था कि पीआईएल वही होता है कि ये कोई भी लार्जर मतलब कोई भी पर्सन इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, उनके बिहाफ पे, मार्जिनलाइज सेक्शन के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में जाके दूसरे की राइट इंश्योर करा सकता है। देखेंगे अभी इन्वायरमेंटल जस्टिस में, क्रिमिनल लॉ के रिफॉर्म में, ठीक है, हमारे लिए वो क्या कहते हैं उसको, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के रिफॉर्म में, ये सब पीआईएल से रिवॉल्यूशन आया। हमें देखेंगे अभी आगे पढ़ेंगे कभी, एमसी मेहता केस हैं जो बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनके द्वारा इन्वायरमेंटल जस्टिस को प्रमोट किया गया है। अभी देखेंगे, अभी हम लिली थॉमस केस देखेंगे। लिली थॉमस केस में क्या था कि इसी पीआईएल के थ्रू उन्होंने जो हमारे क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिक्स है, उसमें रिफॉर्म किया कि जैसे अगर कोई कन्विक्टेड है तो वो, उनको बार किया ही जाता है 6 साल के, वहाँ पे कन्विक्शन प्लस 6 साल के लिए। पहले क्या होता था कि वो अपील कर सकते थे, अपील हाई कोर्ट में कर देते थे, लेकिन अभी क्या उसको सेक्शन 8 क्लास 4 है आरपीए का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया। इस तरह से केस है, बहुत सारे ऐसे केस हैं। इसलिए याद रखना है कि ये ऐसे हुसैन आरा खातून केस है, उसमें पहला लगभग पीआईएल का केस था, तो उसमें क्या हुआ था कि जो अंडर ट्रायल प्रिजन थे उनको रिलीज कर दिया गया था। तो उसी में बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि एक्सेस टू फ्री लीगल एक्सेस टू स्पीडी ट्रायल इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो इस तरह से है। अब देखिए आर्टिकल 21 का जो राइट्स है उसमें कितना एक्सपेंड किया गया है। राइट टू फूड भी है, राइट टू शेल्टर भी है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी है, राइट टू स्लीप भी है ना। अभी तो राइट टू क्या कहते हैं, राइट टू वॉक ऑन द फुटपाथ हो गया, राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ हो गया। ये सब सारा का सारा जब राइट इसमें किसमें आया था, ये कहाँ से आया सब रिवॉल्यूशन? ये सारा का सारा राइट कैसे एक्सपेंड हुआ है? ये पीआईएल के थ्रू हुआ है। लेकिन इसका बहुत सारा मिसयूज भी हो रहा है, बहुत ड्रॉबैक भी है। कभी अगर इसको मेंस का क्वेश्चन देखेंगे तो इसको देखेंगे हम। ठीक है, अभी याद रखना है जो पीआईएल कॉन्सेप्ट है, यूएस के सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। देखते हैं 1997 का क्वेश्चन है, ऐसा देखा क्वेश्चन और होगा, देखते हैं। अच्छा, एसेशन रीजन देखा है, फिर वही हमने देखा था जब भी एसेशन रीजन का क्वेश्चन आया तो उसमें काज और इफेक्ट स्टेब्लिश करना होता है। ए के बाद बिकॉज जोड़ के फिर आर पढ़ना होता है। ठीक है, ए के बाद बिकॉज जोड़ के फिर आर पढ़ना होता है। पढ़ते हैं स्टेटमेंट। willful disobedience are non-compliance of the court order and use of derogatory language about judicial behavior amount to contempt of court। बिल्कुल डेफिनेशन ही दिया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है, दो तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो जो विलफुल डिसोबीडियंस होता है, कोर्ट के आप आज्ञा को नहीं माने, या मतलब कि उनका अनादर कर दिया या उनको नहीं माने, तो ये क्या होगा, ये सिविल कंटेम्प्ट होता है। लेकिन कोई डेरिवेटरी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, स्कैंडलाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ द जजेज, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन पहुंचा रहे हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग में, तो वो क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा तो फिर ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, हमें पता है ना। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म कैन नॉट बी प्रैक्टिस विदाउट आर्मिंग द जुडिशरी विद द punitive पावर टू पनिश कंटेम्प्टियस बिहेवियर। ये भी स्टेटमेंट ठीक है।
क्योंकि अगर जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे, जैसे जुडिशरी बढ़ चढ़ के राइट्स को कैसे इन्फोर्स करे, जो इंटरप्रेट मतलब कि एज ए सिटीजन के जो राइट्स है इसको कैसे इनलार्ज करे, उनको कैसे प्रोटेक्ट करेगा, जब उनके पास कोई अथॉरिटी तो होनी चाहिए ना। अगर मान लीजिए उन्होंने कोई डिक्री इशू किया, कोई मैंडेमस इशू किया और उसमें गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव उसको मानने से इनकार कर दे, तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट तो लगा सकते हैं ना। तो कंटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है कि जुडिशरी को अपना जो ओवरऑल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। लेकिन देखिए इन दोनों में कोई क्या है, ये दोनों इंडिपेंडेंटली अपना स्टेटमेंट दोनों ठीक है, लेकिन दोनों में कॉज इफेक्ट कोई नहीं बैठ रहा था, इसलिए बी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो देखिए इसमें कोई लॉजिकल नहीं बैठ रहा है कि विलफुल डिसऑर्डरनेस होता है और ये क्यों की ऐसा नहीं था, जबकि इस साइड से देता है, ये सेशन में देता है, ये रीजन में होता तो हो सकता है ऑप्शन सही होता है ये। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली सही है, लेकिन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये आपने दे दिया है, आप ये पढ़ सकते हैं। यही है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 हमने बताया था, एच एन सान्याल कमेटी में द्वारा लाया गया था। दो तरह के क्रिमिनल होते हैं, सिविल कोर्ट, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। तो इसमें याद रखना है, जो स्कैंडलाइजिंग होता है वो क्रिमिनल होता है, और विलफुल डिसोबीडियंस या नॉन कंप्लायंस होता है वो सिविल होता है, वो सिविल नेचर होता है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जिसे हमने बताया एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, आर्टिकल 129 होता है। आर्टिकल 215 में उसको दिया गया हाई कोर्ट को, ये एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इनके पास, इन दोनों के पास ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास नहीं होता। लेकिन हमने देखा था जो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उनके बिहाफ पे हाई कोर्ट इशू कर सकता है, ठीक है। और दूसरा ये चीज देखा कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होते हैं, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को राइट दिया गया है, और राइट इसलिए दिया गया है कि वो अपने जजमेंट को इन्फोर्स करा सकें, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अच्छा, 1996 का क्वेश्चन है, क्या दिया है, व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट पूछा है, एक्ट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ही सब्जेक्टेड टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता था कि 1996 में भी इस तरह का क्वेश्चन आया गया। देखिए हमें पता है ना, जैसे आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन है, ठीक है। रिट्स वगैरह ज्यादातर होता है कि स्टेट के अगेंस्ट इशू किया जाता है, लेकिन हमें पता है कि जब जो सीजीआई होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो या चाहे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, ये क्या होता है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम करते हैं, जैसे क्या होता है वही अपना किसी मतलब कि उसका सर्विस के मैटर में देख रहे हैं, या कोई मास्टर ऑफ रोस्टर का डिस्प्ले वो देख रहे हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर में ना, जैसे कि किनको बेंचेस अलॉट होंगे, है ना, कौन सा केस कब लिस्टिंग होगा, ये सब का मास्टर ऑफ रोस्टर का काम होता है। तो जो कंसर्न हाई कोर्ट के जो होते हैं चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको कहा जाता है मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। तो अगर इस तरह के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, तो ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं, ये जुडिशियल कैपेसिटी में नहीं कर सकते हैं। तो इनके खिलाफ भी रिट इशू हो सकता है अंडर आर्टिकल 32 और सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें अंडर 226 में हाई कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट में क्या होता है, सेम हाई कोर्ट में हो सकता है लेकिन किसी दूसरे बेंचेस के खिलाफ। सपोज दैट कोई एक हाई कोर्ट में कोई केस सुन रहे हैं, तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में कोई केस देख रहे हैं, तो उनके खिलाफ सेम हाई कोर्ट में लेकिन दूसरे बेंच में, क्योंकि वही कहते हैं ना, वही प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस को वायलेट हो जाएगा ना। नो बॉडी कैन बी जज इन हिज ओन केसेस, ठीक है। अगर इन्हीं के खिलाफ केस, इन्होंने जजमेंट पास किया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दिया, उन्हीं के खिलाफ अगर अपील लाई होगा तो प्रिंसिपल जस्टिस का वायलेशन हो जाएगा। तो सेम हाई कोर्ट में दूसरे बेंचेस में द्वारा हो सकता है। तो याद रखिए, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, द jurisdiction of any other court of the high court, ठीक है। तो इसमें क्या है, when the chief justice of high court act in an administrative capacity, he is subjected to the jurisdiction of the any other judge of the high court। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या है, लेकिन यही याद रखना है। आर्टिकल 12 में मतलब जो जुडिशरी है वो स्टेट का पार्ट नहीं है, जुडिशरी स्टेट का पावर नहीं है इन जनरल, लेकिन जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करता है तो वो स्टेट का पावर है, स्टेट का रोल प्ले करता है अंडर आर्टिकल 12। इसलिए कहा था, देखिए सीजीआई जो है, इसको कहा जाता है कि पब्लिक अथॉरिटी है। आरटीआई एक्ट में सीजीआई का ऑफिस को भी आरटीआई एक्ट में दायर लाया गया है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करते हैं, है ना, जैसे मास्टर ऑफ रोस्टर वगैरह काम करते हैं, तो वो सब कैपेसिटी में वो आरटीआई के अंदर आता है, लेकिन जजमेंट वगैरह के लिए वो उनका डिस्कशन होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही देखिए आगे इसका एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी, जैसे कोई स्टाफ का अपॉइंटमेंट ट्रांसफर हो गया, रोस्टर एलोकेशन हो गया, तो दे एक्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, है ना, कोई जुडिशियल अथॉरिटी काम नहीं करते, जुडिशियल कोर्ट के नहीं करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड कैन बी चैलेंज थ्रू ए रिट पिटिशन हर्ड बाई एनी अदर जज बेंच विद इन द सेम हाई कोर्ट। ये बिल्कुल स्टेब्लिश प्रिंसिपल है ये, और होता भी है ऐसा, ठीक है, ऐसा होता भी है। कोई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उन्होंने कोई रूलिंग दिया,
तो वहाँ के जो मेंबर बार के मेंबर हैं या कि वहाँ पे जो और भी सारे एडवोकेट हैं, उनको पसंद नहीं आया, तो उनके जजमेंट के खिलाफ अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, तो उनके जजमेंट के खिलाफ किसी और जज बेंच पे रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखा था डिस्ट्रिक्ट जज पे एक और क्वेश्चन आ गया। तो देखिए शैल नॉट इंक्लूड, ये नॉट को हमेशा अंडरलाइन करना है कि नॉट पूछा है। तो 4 में से डिस्ट्रिक्ट जज में 3 आते ही आते हैं, है ना? 1 नहीं आता, ठीक है? तो हमें पता ही है, जब देखेंगे आप डिस्ट्रिक्ट जज के डेफिनेशंस उसमें सारे आते हैं। चीफ प्रिसाइडिंग प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट आते हैं, सेशन जज आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं, सिटी के जो चीफ जज होते हैं, ठीक है? और ये चीफ जज ऑफ स्मॉल काज कोर्ट आते हैं, ये सब सारे आते हैं। लेकिन जो ट्रिब्यूनल होते हैं, हमें पता है ना, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़े गए थे ट्रिब्यूनल। किसमें है ये पार्ट पार्ट 14 ए में जोड़ा गया एक नया पार्ट 14 ए में जोड़ा गया एक नया पार्ट ही जोड़ा गया था। और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 223 ए और आर्टिकल 223 323 323 बी। 323 ए में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और अदर ट्रिब्यूनल जो है इसमें दिया गया है ये प्रावधान। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, अदर ट्रिब्यूनल में पार्लियामेंट के साथ-साथ स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर दिया गया है, ठीक है? तो इसी सब ट्रिब्यूनल का पावर यूज़ करके हम लोग क्या बनाया है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया है, देखेंगे। स्पेस का स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना है। सपोज़ दैट आपको कोई अगर सर्विस एलोकेट हुआ, आप उसके ऑर्डर वगैरह से संतुष्ट नहीं है, तो वहाँ पे कैट में जाके आप उसको एनफोर्स करा सकते हैं, ठीक है? तो हमें देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन को तैयार करके नहीं जा सकते, लेकिन कॉमन सेंसिकल था कि हमें ट्रिब्यूनल जो होता है वो तो 1970 हमारा है ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में आया था। उसकी ये तो सारे डिस्ट्रिक्ट जज तो हमारे पहले से ही थे। तो चीफ प्रेसिडेंसी थे, वही भी थे। सेशन जज भी होते हैं, चीफ जज होते हैं, वही एडिशनल सेशन जज होते हैं और हमारा एडिशनल जज होते हैं और असिस्टेंट जज होते हैं। ये सब भी सारे सारे डिस्ट्रिक्ट जज में आ जाते हैं, ठीक है? ये हमने देखिए डेफिनेशन दे दिया है कि डिस्ट्रिक्ट जज में क्या इंक्लूड होता है। जज ऑफ सिटी सिविल कोड, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ हाई स्मॉल काज कोच, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज, ये होता है। ट्रिब्यूनल वगैरह होता है नॉट फॉर द ट्रेडिशनल सबऑर्डिनेट जुडिशरी होता है। और हमें याद रखना है जो ट्रिब्यूनल वगैरह होते हैं ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था। ये भी हमारा एडीआर का एक पार्ट मैकेनिज्म है, जुडिशरी को बर्डन कम करने के लिए और बहुत सारे टेक्निकल इश्यू को देखने के लिए। भी कोई क्वेश्चन आएगा आगे तो हम देखेंगे, ठीक है? जी, ट्रिब्यूनल पे अगर क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हम देखेंगे जो गवर्नेंस में ट्रिब्यूनल पे आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इस सब पे क्वेश्चन आता है। और मेंस में एक टॉपिक होता है कि बहुत अच्छा टॉपिक होता है, ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, है ना? ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस। तो इसमें इसका मतलब बताइए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इसका मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, हमें बताइए, ठीक है? हमारा ये टॉपिक तो लेक्चर कंप्लीट हुआ है, सीरीज ही कंप्लीट हो गया। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, जितने भी पॉइंट हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट है ना, अल्टीमेट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अल्टीमेट डिफेंडर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है? और हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होते हैं और हमारे हमारे जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट का जो रिट जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट से ब्रॉडर होता है, क्योंकि वो लीगल राइट के साथ साथ फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल राइट भी इन्फोर्स करा सकते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है। और जो हमारा आर्टिकल 32 है, बताया ना डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल कहा था, क्यों? क्योंकि यही जो है, यही को बाकी सारे राइट को इन्फोर्स कराता है। इसमें 5 तरह के जो रिट होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हैबेस कॉर्पस क्या होता है, इलीगल डिटेंशन के लिए होता है, ठीक है? और प्रोहिबिशन क्या होता है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करती है जब वो जुरिसडिक्शन से अपने एक्सीड न करे या वो जब कोई प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस को वायलेट करे। ऐसे सर्सरी होता है, मान लीजिए वो कोई जजमेंट पास कर दिया तो उस जजमेंट को क्वैश भी करके कैश कर सकती है। तो ये हमें पता है सर्सरी जो होता है प्रिवेंटिव के साथ-साथ क्यूरेटिव होता है, लेकिन जो है ना प्रोहिबिशन होता है सिर्फ प्रिवेंटिव होता है। ऐसे मैंने को वारंटो देखा था ना कि क्या होता है कि जो इल्लीगल कोई ऑक्यूपाई करता है कोई पब्लिक ऑफिस, तो उसको हम अथॉरिटी उसको सीक कर सकते हैं और इसमें लोकस स्टेंडाई प्रिंसिपल डाइल्यूट हो जाता है। कोई भी सिटीजन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में पीआईएल दायर करके उनको अगर वो अपनी अथॉरिटी, अपनी क्वालिफिकेशन नहीं सिद्ध कर पाए तो उनको पब्लिक ऑफिस खाली करना पड़ेगा, यही ध्यान रखना है। और लास्ट में हमने मैंडेमस देखा था कि जो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है और कोई प्राइवेट कंपनी भी अगर पब्लिक का कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो उनके खिलाफ मैंडेमस इश्यू सकता है, क्योंकि वो उनका मैंडेट है कि पब्लिक यूटिलिटी को सर्व करें, ठीक है? तो याद रखना है आपको। फिर हमने देखा था कि जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारे डायरेक्ट टर्म मेंशन नहीं है, लेकिन वही आर्टिकल 13 क्लॉज 3 फिर आर्टिकल 32 में ये जो हो गया, फिर आर्टिकल 226 हो गया और ये बेसिक डॉक्ट्रिन, ये सारा का सारा और वो भी
भी देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो पावर होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट या जो रूल ऑफ लॉ होता है या जो हमारा लिबर्टी लिबरल डेमोक्रेसी होता है, इसमें ये जुडिशियल रिव्यू एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेटअप होता है, ठीक है? ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म मेंशन नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल इनबिल्ड है और हमने यूएस से बारो किया है, ठीक है? और हमें पता है कि जो बेसिक रिसर्च का डॉक्ट्रिन भी है, वो भी क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है, ये जुडिशियल इनोवेशन है, जुडिशियल इवोल्यूशन है, केशवानंद भारती केस में इवॉल्व हुआ था और हमें पता है कि कौन-कौन सा पार्ट संविधान का या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट-डिफरेंट इंटरप्रिटेशन से करता है। हमने एक बार बताया था कि जो जैसे हमारे पास होता है कि सॉवरेनिटी भी है, डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है, ठीक है? फेडरलिज्म भी है, रूल ऑफ लॉ है, आर्टिकल 32 इटसेल्फ है, ठीक है? और इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये सब क्या है हमारे ये है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अंडर 368 पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या है क्रक्स है, सोल है, हार्ट है ना? एसेंस है, बेडरॉक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है? तो ये याद रखना है और हमें पता है कि हमारे यहाँ डुअल पॉलिटी है और हमारे पास पता है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, तो फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए फेडरल डिस्प्यूट को देखने के लिए इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल हमारे पास जुडिशरी होना ही चाहिए और उनके इंडिपेंडेंसी को सिक्योर करने के लिए हमारे पास उनका अपॉइंटमेंट होता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, उनके रिमूवल के लिए स्पेसिफिक ग्राउंड होते हैं, स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, ठीक है? ये सब उसके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए। अभी हमने कोलिजियम वगैरह पे क्वेश्चन नहीं आया है इसमें, लेकिन कोलिजियम वगैरह मेंस का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, कि उनके जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, ठीक है? कोलिजियम के द्वारा, ठीक है? और हमें पता है कि आर्टिकल 124 में हमारे पास कंसल्टेशन था, तो कंसल्टेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एज़ ए सुप्रीम कोर्ट एज़ ए फाइनल इंटरप्रेटर उन्होंने बताया कंसल्टेशन का मतलब होता है कनकरेंस। कोलिजियम कोई रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट एक बार उसको रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं, दोबारा उसको अपॉइंट करेंगे ही करेंगे। कॉलेजियम में कितने मेंबर होते हैं ये वगैरह अगर आगे हम देखेंगे क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है? बाकी जो हमारा पीआईएल कॉन्सेप्ट हमने बताया ओरिजिनली हमने इस यूएस के सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन से लाया था, एसआईएल से लाया था यूएस के और ये हमारा जो लोकस स्टेंडाई है प्रिंसिपल इसमें डाइल्यूट हो जाता है। एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कोई प्रिविलेज सेक्शन के लिए उनके बिहाफ पे पीआईएल या पिटीशन मूव करता है सुप्रीम कोर्ट में उनके राइट्स को इंश्योर करने के लिए। ये क्या हुआ वही हमारा एक्सेस टू लीगल जस्टिस है, एक्सेस टू क्वालिटी कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसके लिए सारे सिटीजन का द्वार खोल दिया, ठीक है? तो याद रखना है। ऐसे हमने ग्राम न्यायालय के देखा, लोकपाल वो हमने ग्राम न्यायालय के वगैरह देखा, फिर हमने लोक अदालत देखा, ठीक है? कुछ परमानेंट लोक अदालत भी देखा, किस तरह के केसेस वगैरह लेते हैं, तो ये सब हमने देखा, ठीक है? हमें याद रखना और एज़ ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आर्टिकल 29 में आर्टिकल 129 में, आर्टिकल 215 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हमने देखा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 तरह के होते हैं, सिविल कोर्ट होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। एचएस सन्यान कमेटी द्वारा रिकमेंडेशन के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया था, ठीक है? और ये नेसेसरी है, किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए उनके जो उनका जो फंक्शन है उसको इफेक्टिवली एनफोर्स कराने के लिए, ठीक है? अभी अगर अगर इस लेक्चर से हम अगर कंक्लूड करें, पूरा सीरीज जुडिशरी कंक्लूड करें, तो इसमें फ्यूचर के क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं? हमें पता है कि अब क्या है ना कि जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन के मैकेनिज़्म है, चाहे हमारे लोक अदालत हो गए, ट्रिब्यूनल्स हो गए, ग्राम न्यायालय हो गया है, ठीक है? ग्राम न्यायालय हो गए, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन हो गया, मीडिएशन वगैरह हो गया, ये सब पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फोकस कर रहा है यूपीएससी, तो इस पे भी ध्यान रखना है क्योंकि ट्रेडिशनल क्वेश्चन एग्जॉस्ट हो गए हैं। दूसरा हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ-साथ जो एक्चुअल प्रैक्टिस है वो भी जानना है कि देखा कि बहुत सारे फैक्चुअल भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन-सा हाई कोर्ट मतलब कितने नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हैं, कौन-सा हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन एक से अधिक स्टेट में है, कौन-सा यूटी है जो उसके पास हाई कोर्ट है। तो ऐसे भी न्यूज़पेपर वगैरह में ना जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्योंकि हमारे संविधान के 75 ईयर हुए हैं ना, तो हमारे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट रिलीज़ होता है कि देखिए नया उनका एक लोगो हुआ है, नया उनका कोई जिसे कहते हैं ना कि हमारा जो लेडी जस्टिस है, उसका जो लेडी जस्टिस है, आप देखेंगे कि उनका लेडी जस्टिस का जो इंसिग्निया है, वो बदल गया है। पहले क्या होता था कि कहते हैं ना, वो ब्लाइंड होती थी, लेकिन क्या है कि अब वो देख सकती हैं, वो अपनी विज़डम से देख सकती हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है। तो मतलब इन तरह से कहा जाता है कि इंडिजिनाइज़ेशन ऑफ इंडियन कोर्ट हो रहा है, तो उसको भी जानना है। बहुत सारे फैक्ट भी आते रहते हैं, तो वो फैक्ट को भी जानना है, ठीक है? तो उससे स्टेटमेंट पिक करता है यूपीएससी वगैरह, ठीक है? और कुछ देखते हैं कि जो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो भी आते हैं। जैसे पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन में जैसे जस्टिस पीएन भगवती पे था, ऐसे जैसे आ जा सकता है कि अभी जो जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर वगैरह थे, ऐसे भी बहुत सारे 1-2 और भी इमिनेंट जजेस हैं, जैसे जस्टिस मदन लोकुर वगैरह हैं। ये लोग के देखेंगे ये बहुत अच्छे पर्सनैलिटी हैं, तो इन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? कि वो सीजीआई थे कि नहीं, सीजीआई नहीं थे। अभी तक कितने वीमेन सीजीआई रह चुके हैं? हमें क्वेश्चन में बताइए इसका आंसर। अभी पता है ना हमारे पास कोई अभी वीमेन सीजीआई नहीं रही है।
तो जुडिशली जो है ये सब पे भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है? और पेंडेंसी आपको उससे केसेस इतने ज़्यादा हैं, तो उस पेंडेंसी को रिज़ॉल्व करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन किया जाता है। जैसे कि अब कोर्ट में एआई वगैरह इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो एआई इनजस्टिस वाला भी, इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना? ये देखेंगे सुहास एक एप्लीकेशन है, सुहास है, सुपेश है, इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एआई एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऐसे तो इस तरह का ये जो एक्चुअल प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है? तो आपको अपने तो फिर आप अपने जो प्रिपरेशन को फ्यूचर रेडी बना सकते हैं कि फ्यूचर में जब भी कोई क्वेश्चन आए, तो आपने ट्रेडिशनल एरिया भी पढ़ लिया, आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है वो भी पढ़ लिया, आपने ओवरऑल जो जुडिशियल का इंटरप्रिटेशन रहा है डिफरेंट डिफरेंट ईयर में जो जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव में जो टसल रहा है, उसका जो इवोल्यूशन है वो भी पढ़ लिया और करंट में जो इशू चल रहा है जुडिशरी का वो जान लिया, तो आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन है जुडिशरी का आप इजीली टैकल कर सकते हैं। इस तरह से हमें कॉम्प्रिहेंसिव तरह से प्रिपरेशन करना है अपना, ठीक है? फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, जो इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में, देखेंगे बहुत सारे लगभग 15 टू 20 क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग 226 से 95 के बीच में, तो उसको कवर करेंगे। और हमें पता है ये प्री के साथ साथ मेंस का भी इंटीग्रल पार्ट है। आरपीए एक्ट डायरेक्टली मेंशन है हमारे मेंस के सिलेबस में, ठीक है? तो आरपीए एक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, 9050 भी है, 9051 है, ठीक है? तो दो आरपीए एक्ट है, दोनों में क्या अंतर है, इस तरह के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। बाकी ये यूट्यूब पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके हम यूपीएससी की जो क्वालिटी है उसको चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। उसमें लगभग 1995 से 2026 के बीच में पीआईक्यू के द्वारा चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? ताकि हमारे इस मिशन में भागीदार बनिए, ठीक है? तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। कोई भी कमेंट है, कोई फीडबैक है तो हमें बताइए, कैसे इस चैनल को इम्प्रूव करें, कैसे आपको किस तरह का और तरह के कंटेंट की ज़रूरत है तो वो हमें बताएँ। और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं यहाँ पे अपने पीपीटी वगैरह फ्यूचर के लेक्चर प्लान है यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूँगा। बट अल्टीमेटली वीडियो को देखते रहें, अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।